हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डायरेटिक्स को कवर करेंगे और इसको हम बिल्कुल बेसिक से ही हम शुरू करेंगे और काफ़ी डीप तक हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आज की हम क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम डायरेटिक्स के, क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, लूप डायरेटिक्स एंड थायजाइड डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, मिसलेनियस में थोड़ा देखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद हम समरी भी इसकी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डायरेटिक्स पढ़ने से पहले हमें पता भी होना चाहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेटिक्स। डायरेटिक्स होते क्या हैं? तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं, ये तो सोडियम आयंस और वाटर को रिमूव कराते हैं। रिमूव का मतलब एक्सक्रीशन। तो डायरेटिक्स आर द डायरेटिक्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ या एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। ठीक है, दोनों को ही रिमूव कराएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि केवल वाटर को कोई एक्सक्रीट कराएगा तो उसको हम बोलते हैं एक्वारेटिक्स। एक्वारेटिक्स, ठीक है। डायरेटिक्स सोडियम एंड वाटर, और एक्वारेटिक्स केवल और केवल वाटर के लिए रिमूव कराएंगे। ठीक है। अब एक बात और, ये एक आपको हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो सोडियम आयंस हैं वो एक स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। कैसे कि कोई स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में अगर आपने कुछ डाल दिया वो सोख लेता है उसको। ऐसे ही जो सोडियम आयंस हैं वो स्पॉन्ज हैं और वाटर उसमें अट्रैक्ट होगा। तो जब भी सोडियम आयंस बॉडी से बाहर जाएंगे तो वो वाटर को भी अपने साथ बाहर लेकर जाएंगे। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक बात है ये। अब एक जो टिपिकल नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर ही आपके सामने है। ओके, तो इसमें मेन पीसीटी समझते हैं, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। तो अभी जो हमें डायरेटिक्स पढ़ने हैं उसके लिए बस हमें चार इसके पार्ट्स के बारे में समझना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। एक बात और आपके मन में आनी चाहिए कि जब भी कोई डायरेटिक्स है वो कोई काम करेगा तो काम कैसे करेगा। ये इसका ल्यूमेन है, ल्यूमेन। तो उस डायरेटिक्स को ल्यूमेन में आना होगा। इस तरीके से वो ल्यूमेन में आएगा तभी तो वो काम होगा, उसमें एब्जॉर्ब होगा तभी काम होगा। ओके, और फिर क्या है, ये अगर ल्यूमेन है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा तो यहाँ पर क्या है, एक सेल होगी। और सेल के पास यहाँ क्या है, एक होगी यहाँ पर ये होगा ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड बह रहा है। ओके, तो इसको हम, जो ल्यूमेन वाली मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है और जो सेल से कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे वेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी डायरेटिक्स हैं वो सारे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के साथ काम करते हैं, लेकिन केवल और केवल एक ही डायरेटिक्स है जो वेसोलेटरल मेम्ब्रेन के थ्रू काम करता है। ओके, तो वो हम समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो अभी हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स। तो जो क्लासिफिकेशन हुआ है डायरेटिक्स का वो किस बेस पर किया है, वो किया है कि किस पार्ट पर कौन सा डायरेटिक्स काम कर रहा है। ओके, जैसे अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्या होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक बोले तो कि ये किसी भी पार्ट पर नेफ्रॉन के काम कर सकते हैं। ओके, लिखा भी है एक्ट एनी प्लेस इन द नेफ्रॉन। ये एक इनर्ट होते हैं, इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं कि ये फ्रीली फिल्टर हो जाएंगे ग्लोमेरुलस पर, और ये रीएब्जॉर्ब नहीं होते हैं रीनल ट्यूब्यूल में, जिससे क्या होगा, ट्यूबुलर फ्लूइड के बारे फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी और एक्सक्रीशन हो जाएगा वाटर के लिए। ठीक है, नहीं समझ में आया और अच्छी बात है, समझते हैं और इसको अच्छे से। इनर्ट क्या होता है, जो कोई काम नहीं करे, बिल्कुल पड़े रहते हैं लोग घर में, वही इनर्ट होते हैं। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे जो इनर्ट होते हैं वो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि वो किसी भी बॉडी के रिसेप्टर से काम ही नहीं करेंगे, उनको कोई रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ना ही वो कोई एंजाइम को ब्लॉक करेंगे, ना ही किसी ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करेंगे। वो क्या होगा, वो स्टे अनचेंज्ड, मतलब वो पड़े रहेंगे बॉडी में ऐसे ही। कैसे कि वो ना ही वो मेटाबोलाइज्ड होंगे, ना ही वो रीएब्जॉर्ब्ड होंगे। फिर क्या होगा, वो
टिब्यूल्स में पड़े रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहेगा, बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, वाटर को वो पुल करेंगे, और पुल करने के बाद क्या होगा, वो फिजिकल इफेक्ट देंगे। तो जो डायरेटिक ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हैं, उनका केवल और केवल काम क्या होता है, फिजिकल इफेक्ट होता है। फिजिकल इफेक्ट का मतलब ये वाटर को वहाँ से पुल करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, उसका एग्जाम्पल है मैनीटॉल। मैनीटॉल मैनीटॉल से अगर मैं आपसे कहूँ कैसे इसको अच्छे से हम समझें, तो बचपन में हमने मैग्नेट बहुत यूज करी होगी। ओके। तो मैग्नेट क्या करती है, बहुत जल्दी चिपक जाती है, और कुछ भी कुछ पड़ा होगा उसको वो खींच लेती है। जैसे एक आपको याद होगा कि जो धमाल मूवी देखी थी, धमाल मूवी में शायद याद हो आपको, तो वो अपनी, उसमें एक कैरेक्टर होता है, मैं भूल रहा हूँ, तो वो अपनी बेल्ट से, उसकी बेल्ट में मैग्नेट होती है, और उससे ही वो क्या होता है, अपने पापा जी की कार की चाबी को वो पुल करने की कोशिश करता है, उससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ओके, इस अब ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा। तो जो मैनीटॉल है वो क्या है, मैग्नेट की तरह काम करता है, कि जहाँ भी मैनीटॉल जाएगा, वो मैग्नेट की तरह वाटर को खींच लेगा, वाटर को अपने साथ ले आएगा। बस इतना ही काम होता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स कॉज ऑस्मोसिस। चलिए, अब इसके यूजेस भी समझ लेते हैं। सेरिब्रल एडिमा में काम करेगा ये, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में काम करेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ गया उसको घटाएगा ये मैनीटॉल, और फिर बाद में रीनल फेलियर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या इस कैसे ये सेरिब्रल एडिमा में काम करता है। पहले तो आप मुझे बताइए, एडिमा जानते हैं ना आप क्या होता है? एडिमा क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू। ठीक है, एडिमा की यही डेफिनेशन होती है। ये इसको हम समझते हैं। ये एक ब्रेन का एक फोटो मैंने बनाने की कोशिश की है, कुछ नहीं है, ये ब्रेन हो गया। ब्रेन में क्या है कि एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल हो गई, और इसमें न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, और क्या है, इसमें एडिमा हो गया है, सेरिब्रल एडिमा हो गया है। अब क्या हुआ कि कोई जो पेशेंट था, आपने उसको मैनीटॉल दिया, मैनीटॉल दिया, मैनीटॉल आया इसमें। अब इसमें जो कलर बदल लेता हूँ, हाँ, इसमें ये ब्लड है, ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है। मैनीटॉल दिया, तब क्या था, 100 ml था उसका अमाउंट, ठीक है, वाटर का। मैनीटॉल दिया आपने, आईवी मैनीटॉल दिया, अब वो ब्लड में आया मैनीटॉल। अब जो मैनीटॉल यहाँ पर आया, उसने क्या करा, मैग्नेटिक इफेक्ट किया अपना, मतलब ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस की तो क्या हुआ, ये जो आपको वाटर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसने वाटर को यहाँ पे पुल आउट कर लिया कि भैया आ जाओ बाहर। अब ये बाहर आ गए, और फिर क्या हुआ कि ये यहाँ पर आकर इसने जो 100 ml वाटर था, अब 120 ml हो गया, क्योंकि यहाँ से भी उसने वाटर को निकाल लिया। यही तो काम हुआ, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में। अब ग्लूकोमा में कैसे काम करेगा? ग्लूकोमा होता कैसे है, पता ही होगा आपको, कि जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, या वो ड्रेन नहीं हो पाए उतना है एक्वस ह्यूमर, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा एक्वस ह्यूमर का। तो उसको भी ये, वहाँ से भी ये मैनीटॉल जाएगा, वहाँ से भी उसको पानी को खींच लेगा, ठीक है। और अब क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या होगा, जब मैनीटॉल होगा वो क्या करेगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा, तो क्या होगा, जो वाटर है वो वाटर मूव करेगा, वाटर मूव्स फ्रॉम ब्रेन टू ब्लड। यही हमने अभी इसमें देखा था, ब्लड में मूव करा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो ब्रेन में एडिमा है, ब्रेन में एडिमा है, वो क्या बढ़ेगा घटेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो घटेगा। जब घटेगा तो आप फिर और अच्छे से बता सकते हैं कि सर फिर तो आईसीपी कम हो जाएगा। आईसीपी स्टैंड्स फॉर इंट्राक्रेनियल प्रेशर, प्रेशर, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। फिर रीनल फेल्योर में, ये रीनल फेल्योर में भी मदद करता है। कैसे कि ये जब किसी जो पर्सन है उसकी किडनी फेल हो गई, तो अब फेल हो गई तो वहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो जो मैनीटॉल होगा वो सब जगह से पानी को लेकर आएगा, और किडनी में जब लेकर आएगा तो क्या होगा, जो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने देगा। किस केस में नहीं होने देगा? एन्यूरिया। एन्यूरिया क्या होता है? एन्यूरिया होता है कंप्लीट, कंप्लीट लैक ऑफ यूरिन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, देयर आर सम कॉन्ट्रा इंडिकेशन एज वेल ऑफ मैनीटॉल, कि भाई कहाँ कहाँ में नहीं देना है। कहाँ नहीं दोगे आप? एक्टिव सेरिब्रल हेमरेज। सब जानते हैं हेमरेज क्या होता है, ब्लड, जो ब्लड वेसल होती है वो रप्चर हो जाती है। फिर इसको, इसकी मदद से हम समझेंगे कि ब्लड वेसल यहाँ से ये रप्चर हो गई, रप्चर हो गई, आपने मैनीटॉल दिया,
फिर जो मैनिटोल था वो क्या हुआ, ये अंदर गया और यहाँ चला गया, अंदर आ गया मैनिटोल। अब ब्रेन में वाटर तो है ही, वो वाटर को तो लेकर ही जाएगा, लेकिन अब न्यूरॉन्स भी पड़े हुए हैं भाई उसमें, तो वो न्यूरॉन्स को भी अपने साथ लेगा, मतलब न्यूरॉन्स पर भी वो मैग्नेटिक इफेक्ट देगा, अपनी ऑस्मोसिस कराएगा। जब ऑस्मोसिस न्यूरॉन्स के साथ होगी तो न्यूरॉन्स भी डैमेज होने लगेंगे, जब डैमेज होने लगेंगे तो सेरिब्रल एडिमा और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से वी डू नॉट प्रेफर मैनिटोल इन केस ऑफ एक्टिव सेरिब्रल हेमरेज। ओके, नेक्स्ट हम और कहाँ यूज नहीं करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे पल्मोनरी एडिमा। तो शायद आपने मेरा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली लेक्चर समझा हो, उसमें हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है लंग्स में। अब वो जब लंग्स में फ्लूइड भरा तो वो कहाँ आएगा, आपके हार्ट में आएगा। हार्ट भी क्या करेगा, उसको पंप करेगा। ऑलरेडी उस पर इतना सारा लोड है कि पल्मोनरी एडिमा से डायरेक्ट ब्लड हार्ट पर आ रहा है, बहुत पंप, बहुत ज़्यादा उस पर लोड हो रहा है। और फिर आपने मैनिटोल भी दे दिया, मैनिटोल और सब जगह से पानी खींच के लेके आया भैया, उसने दे दिया आपके लंग्स में। अब वो लंग्स में, फिर वो लंग्स से कहाँ पहुँचे, हार्ट में पहुँचे, तो हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा हार्ट काम करेगा तो हार्ट कहेगा भाई साहब मैं तो थक गया, और फिर क्या होगा, यहाँ से हार्ट फेल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। फिर एक्यूट रीनल फेल्योर में भी इसको हम नहीं देते हैं। कब, जब लैक ऑफ फिल्ट्रेशन हो, जब फिल्ट्रेशन ही कम होगा, और फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फ्लूइड है वो क्या है, वो ओवरलोड हो जाएगा। फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड पहुंच गया तभी भी हम इसको नहीं दे सकते, और किडनी खराब हो जाएगी उससे। ठीक है, इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं, वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड हमने अभी समझा ही था, किस हिसाब से समझा, कि जो पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा में के केस में हमने दे दिया मैनिटोल, तो क्या होगा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा बहुत ज़्यादा यार, उसमें वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब कि जो सोडियम आइंस हैं, पोटेशियम आइंस हैं, कैल्शियम आइंस हैं, उनका भी रिमूवल ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, और फिर डिहाइड्रेशन, भाई ज़्यादा पानी वाटर बॉडी से निकला तो क्या होगा, पानी की कमी होगी, तो डिहाइड्रेशन हो गया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। चलिए, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के बारे में। तो सबसे पहले मन में आनी चाहिए कि भाई ये कहाँ काम करता है, किस एरिया पर काम करता है नेफ्रॉन के, तो आपका आंसर होगा प्रॉक्सिमल टिब्यूल पर। देख लेते हैं, ये है प्रॉक्सिमल टिब्यूल, तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल पर काम करता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब सब इनहिबिटर, सॉरी, ओके। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता क्या है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। ओके, बाइकार्बोनेट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है, एक बेस है, बेस है। ओके, और अब जब आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे दिए तो क्या होगा, क्या होगा कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स अब बाइकार्बोनेट जो कि बेस है उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा, रीएब्जॉर्ब भी नहीं होने देगा। इससे क्या होगा कि जो यूरिन है, यूरिन में तो बहुत ज़्यादा बेस होगा, क्योंकि जब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो क्या है, यूरिन में बहुत एल्कलाइन हो जाएगा यूरिन। लेकिन जो ब्लड है, ब्लड में अब बेस जा नहीं रहा, तो क्या होगा, वहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी, वहाँ पर एसिडिक बढ़ जाएगा। इतना क्लियर है नहीं? फिर से हम समझते हैं कि अगर बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो क्या होगा, यूरिन तो आ रहा है, यूरिन में अब बाइकार्बोनेट बहने लगेगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अब ब्लड की बात की जाए, उसमें एसिडिक इसीलिए हो जाएगा क्योंकि भाई अब वो ब्लड में बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। चलिए, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, जो रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम बाइकार्बोनेट को पीसीटी में। ओके, इससे क्या होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा बाइकार्बोनेट का। ठीक है, इतना क्लियर है कि बाइकार्बोनेट जो कि बेस है वो अब एब्जॉर्ब या रीएब्जॉर्ब नहीं होगा आफ्टर टेकिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। चलिए, अब जो इसमें जो ड्रग्स हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहली कौन है, एसीटाजोलामाइड, फिर क्या है, ब्रिंजोलामाइड, नेक्स्ट इज डोरजोलामाइड। तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये क्या है, आई ड्रॉप्स हैं, ये इसको टॉपिकली देते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि जो टॉपिकली अगर हम ये दोनों ड्रग्स दे रहे हैं तो कहाँ दे रहे होंगे, किस यूज में दे रहे होंगे, आँख में। तो आप कहोगे हमें तो अभी आपने बताया था
कि एक्यूट ग्लूकोमा में, ठीक है, ग्लूकोमा में हम देंगे इसको। चलिए, अब और इसके कहाँ कहाँ यूज होंगे, ये प्रिंट गलत हो गया, ये यूजेस है, ओके। यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, एल्कलानाइजेशन ऑफ यूरिन, एपिलेप्सी, माउंटेन सिकनेस और ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में आपने ये यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। अब समझते हैं एल्कलानाइजेशन ऑफ यूरिन। अब एल्कलानाइजेशन यूरिन कब करोगे, जब ड्रग पॉइजनिंग हो जाएगी। जब ड्रग पॉइजनिंग हो जाएगी, ड्रग पॉइजनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक की बॉडी में हो गया, तो आप उसको एल्कलाइन कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो एल्कलाइनाइजेशन है वो यूरिन का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एपिलेप्सी में इसको आप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसको यूज करते हैं माउंटेन सिकनेस के लिए। अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माउंटेन सिकनेस, होता क्या माउंटेन सिकनेस। तो मेरा आंसर आप नहीं बता पाए, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। माउंटेन सिकनेस क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड बोले तो अगर आप लेह लद्दाख चले गए या कहीं कोई पहाड़ चढ़ने लगे, माउंट एवरेस्ट टाइप, ठीक है, तो वहाँ होती माउंटेन सिकनेस। ये नहीं कि मसूरी चले गए या मेरे यहाँ नैनीताल आ गए, ये नहीं होता है माउंटेन सिकनेस, वो मोशन सिकनेस होता है, ओके। अब ये माउंटेन सिकनेस में कैसे काम करता है, पहले हम समझते हैं माउंटेन सिकनेस होती कैसे है। जब बहुत ज़्यादा आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे तो हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया हम जानते ही हैं, ठीक है। जब हाइपोक्सिया होगा तो फिर हाइपर वेंटिलेशन होगा, आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है। जब सांस लोगे तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी। फिर क्या होगा, एल्कलाइन स्टेट होगी। जब एल्कलाइन स्टेट होगी तो क्या होगा, ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इनहिबिट हो जाएगा, वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। इससे क्या होगा, हेडेक होने लगेगा, इंसोम्निया होने लगेगा और नौजिया। और अगर ज़्यादा देर वहाँ पर रुके रहे तो क्या होगा, वहाँ पर डेथ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, अगर कोई यहाँ पर किसी पेशेंट को ऐसा हो जाता है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन दोगे। ऑक्सीजन देने के बाद फिर ये एसीटाजोलामाइड है वो देंगे, अभी हम समझेंगे एसीटाजोलामाइड काम कैसे करती है। स्टेरॉइड भी देंगे, ठीक है। स्टेरॉइड भी देने के बाद अगर फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता है, पर्सन ठीक नहीं होता है, तो आप कहोगे कि भैया आ जाओ अब लेह लद्दाख से नीचे, ठीक है, ट्रिप बाद में होती रहेगी, तो हम उसे बोलते हैं डिसेंट डाउन, ठीक है, डिसेंट डाउन करोगे। अब समझते हैं जो एसीटाजोलामाइड है वो काम कैसे करती है इस केस में। वो अभी हमें पता है ना कि ये बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी, नहीं होने देगी, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेटूरिया होगा, जिससे कि क्या होगा, एक्सक्रीट कर देगा बाइकार्बोनेट यूरिन में जो ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो ब्रेन की जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे इंप्रूव हो जाएगा फ्लूइड बैलेंस, ओके। तो अब एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि ऐसा एसीटाजोलामाइड इज यूज टू ट्रीट माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस को तो ट्रीट करने के लिए है ही है, लेकिन ये प्रोफाइलेक्सिस में भी है। मतलब अगर आप जा रहे हो, कल को आपको ट्रिप पे जा रहे हो, बाइक ट्रिप पे लेह लद्दाख, तो आप क्या पहले से ये सीटाजोलामाइड खा लो, तो वो क्या करेगा, जितने भी बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा वो बाहर निकाल देगा यूरिन में और रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा, जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलाइन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये हमने इसके समझा। अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस समझने के लिए फिर हम यहाँ पर आएंगे। मैंने आपको बताया, यह इस केस में आपको पता ही होगा कि जब बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, तो बाइकार्बोनेट क्या था, एक बेस था। जब बेस ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में तो क्या होगा, मैसअप एसिडिटी बढ़ेगी, तो उसी को ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, हाइपोकैलेमिया। जितने भी डायरेटिक्स हैं वो क्या है, जो पोटेशियम आयन है उसको एक्सक्रीट आउट कराते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो क्या नई बात होगी भैया, कार्डियक कार्डियक की जो रिदम है वो बिगड़ जाएगी, ए रिदम हो जाएगी, ठीक है। और क्या है, जो पंप हैं वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे। चलिए, फिर पेरिस्थीसिया। पेरिस्थीसिया क्या होता है कि हाथ में आपको पेरीफेरी में थोड़ी सी आपको टिंगलिंग फील होगी, आपको लगेगा कि यार सुन्न हो रहे हैं, मतलब नमनेस हो रही है। पेरिस्थीसिया ये कब होगी, ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर क्या है, रीनल स्टोन्स। रीनल स्टोन्स भी हो सकते हैं। रीनल स्टोन्स क्यों होंगे, क्योंकि यूरिन क्या है, अब आपका एल्कलाइन है या एसिडिक है, तो आप कहेंगे यूरिन एल्कलाइन है। जब यूरिन एल्कलाइन होता है तो जो कैल्शियम आयन होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी
आपके डायरेटिक्स हैं वो कैल्शियम आयन को भी रिमूव कराते हैं। जब रिमूव कराएंगे तो क्या होगा, यूरिन भी अल्कलाइन है और कैल्शियम भी उसको मिल रहा है, बढ़िया प्रिसिपिटेट हो गया और रीनल स्टोन्स भी करा देंगे। ओके, चलिए, इट इज ऑल अबाउट द कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स। चलिए नेक्स्ट अब मूव करते हैं लूप डायरेटिक्स। अब लूप डायरेटिक्स से हमें ये समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो लूप ऑफ हेनले पे ही काम करता होगा, लेकिन किस पार्ट पे करता है, थिक असेंडिंग, थिक असेंडिंग पर ये काम करता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले के। तो अब काम कैसे करता है कि भाई ये आएगा, अंदर आएगा, एब्जॉर्ब होगा, रीएब्जॉर्ब होगा, तभी काम करेगा। तो एक जो आपका लूप ऑफ हेनले है थिक असेंडिंग का, उसमें एक पंप होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन पंप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका एक नाम भी है NKCC2, ठीक है। ये पंप है, ये पंप क्या करेगा कि भाई सोडियम आयन और पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन को ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। तो जो लूप डायरेटिक्स हैं वो क्या करते हैं, इस पंप को ही बंद कर देते हैं, मींस इसको इनहिबिट कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब जब ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब नहीं होगा और वो आके बाहर यूरिन में हो जाएगा। जब सोडियम आयन बाहर गया तो अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वाटर को भी लेके जाएगा, वाटर भी चला गया भाई उसके साथ में, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब पोटेशियम कम हो गया तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, फिर हाइपोकैल्सीमिया भी होगा अगर ज़्यादा इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, समझ लिया हमने। अब जो लूप डायरेटिक्स हैं उसके बारे में हमें एक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्या है ये हाई सीलिंग डायरेटिक्स होते हैं ये, ठीक है। अब भाई ये हाई सीलिंग डायरेटिक्स क्या होते हैं, मतलब कि ये बॉडी से लीटर्स ऑफ ब्लड फ्लूइड बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा हैवी होते हैं कि ये बहुत अच्छा लीटर्स ऑफ फ्लूइड को ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे कि ये मोड ऑफ एक्शन मैंने बता दिया कि इनहिबिट कर देता है। कौन सा पंप था वो, एक बार आप मुझे बताएंगे, मैं लिख लेता हूँ NKCC2, ठीक है, ये पंप था। इसको ये सिम्प्रोटर बोलते हैं इसको, ये यहाँ से ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे दिखाया ये। अब इसमें जो ड्रग्स हैं वो क्या है, फ्यूरेसेमाइड। फ्यूरेसेमाइड को अगर पता हो तो कौन सी ब्रांड नेम्स आता है, लैसिक्स बहुत कॉमन है, ठीक है। फिर क्या है, टॉर्सेमाइड और ब्यूटेनामाइड। देखो जो फ्यूरेसेमाइड है उसके बारे में एक और बात पता होनी चाहिए हमें कि जो फ्यूरेसेमाइड है वो क्या कराता है, वेसोडाइलेशन। अब वेसोडाइलेशन हो गया, जो पेशेंट है वो उसकी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन था, अब फ्यूरेसेमाइड लिया उसने, वेसोडाइलेशन कर दिया। वेसोडाइलेशन हुआ तो क्या कहोगे कि भाई पेशेंट को फील हो जाएगा, आराम मिल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, उसको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। फ्यूरेसेमाइड की एक अच्छी सी बात ये है, ये टोरेसेमाइड और ब्यूटेनामाइड है। अभी हमने समझा था कि जो लूप डायरेटिक्स हैं वो हाई सीलिंग होते हैं। हाई सीलिंग का मतलब बहुत ज़्यादा, जितना नहीं बोलूँगा, बहुत मैक्सिमम ये बॉडी से फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करा सकते हैं। जब इतनी कहानी करा सकते हैं तो हम क्या इसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में नहीं दे सकते। जब जो पेशेंट है भाई उसको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस हो गया उसकी बॉडी में, तो आपने उसको दे दिया हाइपरटेंशन इमरजेंसी में दे दिया। फिर एडिमा में भी उसे दे दिया। एडिमा भी डेफिनेशन पता ही होगा, बताइए क्या है एडिमा की डेफिनेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यू। जो हेलाइड आयंस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और हाइपर कैल्शीमिया के केस में भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसको हाइपर कैल्शीमिया के केस में हम इसी को यूज क्यों करते हैं, एक आपको बात याद रखनी है कि जो लूप डायरेटिक्स हैं वो क्या करते हैं, लूप लूजेज कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो जो लूप डायरेटिक्स हैं वो बॉडी से कैल्शियम आयन को भगाते हैं, एक्सक्रीट आउट कराते हैं, तभी हम इसको हाइपर कैल्शियमिया के केस में भी दे सकते हैं। याद रखना है ये कि ऐसी कौन सी डायरेटिक्स है जो हाइपर कैल्शियमिया के केस में यूज होती है। चलिए अब नेक्स्ट हमारी है ड्रग, दैट इज क्लास ऑफ ड्रग इज थायजाइड डायरेटिक्स। तो थायजाइड डायरेटिक्स हैं, लो सीलिंग है कि भाई, लो सीलिंग का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, ये है कि हाँ ये ज़्यादा लूप डायरेटिक्स के से कंपेयर करेंगे तो ये इतना एक्सक्रीट आउट नहीं कराते हैं, ठीक है। चलिए ये कहाँ काम करते हैं, अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल पर। तो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल पर काम करेंगे तो ये कौन से पंप को इनहिबिट करेंगे, तो वो है
सोडियम आयन और कैल्शियम आयन सिम्प्रोटर को ये यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि सोडियम आयन अंदर ल्यूमेन में आएगा ही नहीं भाई। जब नहीं आएगा तो ये बाहर हो जाएंगे। चलिए, इसमें कुछ ड्रग्स हैं वो हम समझ लेते हैं क्या है। ये सारी ड्रग्स हैं, ये आप पढ़ ही रहे होंगे। फिर क्या है, ये थाइजाइड लाइक डायरेटिक्स लिखे हुए हैं। तो थाइजाइड लाइक डायरेटिक्स का मतलब ये है कि जो डायरेस्ट थाइजाइड तो हैं, लेकिन इन पर जो एक केमिकल स्ट्रक्चर है वो लैक करते हैं ये थाइजाइड वाला, इसीलिए हम इसको थाइजाइड लाइक डायरेटिक्स बोलते हैं। चलिए, इसको यूजेस क्या करते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। मतलब जो पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन रहता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चलानी है तो आप थाइजाइड चलाएंगे, ना कि लूप डायरेटिक्स। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लूप डायरेटिक्स चलाई तो क्या होगा, बॉडी से भैया बहुत सारा फ्लूइड ही निकलता रहा है, तो क्या होगा, पेशेंट वैसे ही मर जाएगा डिहाइड्रेशन से, और बहुत सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो निकल जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएगा। और किस केस में हम दे सकते हैं, एडिमा के केस में, और ब्रोमाइड और आयोडाइड पॉइजनिंग के भी केस में हम इसको दे सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के भी केस में दे सकते हैं, और डायबिटिक इंसिपिडस के केस में भी हम थाइजाइड्स को प्रेफर करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम जो हमारी लास्ट क्लास ऑफ ड्रग है दैट इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो ये कहाँ काम करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पर। ठीक है, अब एक यार मन में मेरे भी बात आती थी जब मैं ये पढ़ता था कि यार ये क्लास पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, मतलब पोटेशियम स्पेयरिंग। तो जो पोटेशियम स्पेयरिंग का मतलब ही यही हुआ कि भाई आप हाथ जोड़ के ये बोल रहे हो कि जो हमारी बॉडी में है प्लीज़ उसको बाहर, बॉडी में पोटेशियम आयन है उसको बाहर ना निकालो, इसीलिए पोटेशियम डायरेटिक्स बनी, वो स्पेयरिंग डायरेटिक्स बनी। अब आप कहोगे सर इतना क्या इंपॉर्टेंट है पोटेशियम डायरेटिक्स में, तो ये क्या क्या काम करते हैं पोटेशियम हमारी बॉडी में। आपको मैंने बताया था कि ये जो ए रिदम होती है, यानी जो कार्डियक रिदम है वो उसको बना के रखते हैं, जिससे कि क्या होगा, ईसीजी चेंजेस ना हो, एरिदमिया ना हो। फिर क्या है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर काम करते हैं, ये इसका फंक्शन रहता है। फिर सेल्यूलर होम्योस्टेसिस कराते हैं ये पोटेशियम। तो इसीलिए हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बॉडी से ज़्यादा ये पोटेशियम लूज़ हो, क्योंकि जितनी भी हमने डायरेटिक्स अभी पढ़े थे उस सब में क्या हो रहा था, पोटेशियम लूज़ ही हो रहा था, हाइपोकैलेमिया हाइपोकैलेमिया। ठीक है, चलिए, इसमें भी इसको और अच्छे से थोड़ा सा हम समझेंगे। यहाँ पर एक जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर अब यहाँ मिलेगा कि ये यहाँ से डायरेटिक्स आपने लिए, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स ये काम किए, लेकिन इसमें मैंने बताया था कि एक डायरेटिक्स ऐसा है जो यहाँ पर वेसोलेटरल मेम्ब्रेन के साथ काम करता है। वो क्या है, वो है आपका एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसमें दो क्लासेस, सब क्लासेस हैं, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। ये हो गया आपका ल्यूमेन, ल्यूमेन हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट की सेल हो गई, और यहाँ मैंने बताया था ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड में क्या है, एल्डोस्टेरॉन होता है। एल्डोस्टेरॉन जाता है एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर पर, इस पर ये बाइंड होता है, तो क्या कराता है कि सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, और जो पोटेशियम है उसको ये बाहर फेंक देता है, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन को उनको एक्सक्रीट कराता है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दिया। अब क्या हुआ कि ये भाई यहाँ काम नहीं करेगा। अब जब ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन भी तो नहीं होगा भाई। जब नहीं होगा तो ये बंद हो गए, तो आपके पास आपके पोटेशियम बचे रहे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अब इसमें और क्या समझ सकते हैं हम। तो आपको एक मतलब एक पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए कि देयर इज ओनली वन डायरेटिक्स, यस, क्लास ऑफ डायरेटिक्स, जो कि है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, विच एक्ट्स फ्रॉम द वेसोलेटरल मेम्ब्रेन, ओके, ऑफ द नेफ्रॉन। बाकी सारे डायरेटिक्स क्या हैं, उनको ल्यूमेन में आना है, ल्यूमेन में आएंगे तभी काम करेंगे। लेकिन हमने एक और जो डायरेटिक्स था, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, वो हमने डिस्कस किया था कब, कि भैया वो तो नॉन स्पेसिफिक है, वो कहीं पे भी काम कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ा। इसमें भी क्या ड्रग है, स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लीडियोनोन। ठीक है, जो स्पाइरोनोलैक्टोन है इसका एक साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, कि ये क्या कराता है, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया कोई बताएगा मुझे। तो आप कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फीचर्स इन द मेल।
ठीक है। अब कोई लड़की नहीं चाहेगी कि यार मेरा बंदा या मेरा बॉयफ्रेंड पति लड़कियों जैसी आवाज़ निकाले ठीक है, तो वो गायनेकोमेस्टिया होता है उसको। क्या होता है, स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है, एक नॉन नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो इसको पता नहीं होता है, तो ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर्स, उसको भी ये ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देगा तो भैया गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, एप्ल्यूरिनोन, ये इसका भैया थोड़ा अच्छा एक भाई आया, ये कहेगा नहीं मैं तो भाई सिलेक्टिव हूँ, सिलेक्टिव हूँ, तो ये केवल अपना जो एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर है उसी को ही ब्लॉक करेगा, बाकी इसे मतलब नहीं है एंड्रोजन रिसेप्टर से। तो एप्लीरिनोन विल नॉट कॉज गायनेकोमेस्टियम। नेक्स्ट क्या है, एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स में आपको ये दो दवाई दिख रही होंगी, जिसमें एम्लिरोड है और ट्राई एमिट्रीन है। ठीक है, चलिए अब जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेसिस ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, वो डायरेसिस कराती हैं। डायरेसिस क्या होता है, वही कि रिमूवल ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस फ्रॉम द बॉडी। हाइपर कैलेमिया देख लो, अब हमने पढ़ लिया। अब भाई इसके जो पोटेशियम आयन है वो साफ सीधे अच्छे से रखे हुए हैं, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कराएगा। क्यों कराएगा, क्योंकि भाई आपने यहाँ पर एच आयन को जाने ही नहीं दिया, आपने इनको भाई संभाल के रखा है दोनों को, अभी ये बाहर जा ही नहीं रहे। ठीक है, चलिए तो इसका, और हम इसका कहाँ का यूज कर सकते हैं, सी एच एफ में। सी एच एफ बोले तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में, एडिमा हो रहा हो सिरोसिस में, उसमें भी करेंगे। प्रिवेंट हाइपोकैलेमिया, हमने अभी पढ़ा था कि सारे डायरेटिक्स हैं वो क्या करते हैं, हाइपोकैलेमिया करते हैं, लेकिन पोटेशियम डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स विल नॉट कॉज हाइपोकैलेमिया। और ये रेजिस्टेंस हाइपोटेंशन के लिए भी ये यूज होते हैं, जिसमें कि क्या है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। शायद आपने जब मेरा सी एच एफ वाला, और भी मैंने एक दो जगह और भी पढ़ाया है, तो वहाँ पर रास हमने पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, वहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। और क्या है, ये कौन सिंड्रोम में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सी एच एफ में बेसिकली क्या होता है, जो लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी को ये कम करता है। ओके, चलिए थोड़ा सा मैंने जब बोला था कि मिसलेनियस के बारे में समझते हैं, मिसलेनियस में हमने क्या पढ़ा था, कि जो इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, कुछ सेकंड्स और इंटरेक्शन के बारे में, कि क्या होगा कि आपने डायरेटिक्स तो दे ही रहे हो पेशेंट को, ठीक है, डायरेटिक्स दिए कोई बात नहीं, आपने उसको क्या हुआ, दर्द की गोली में जो नेसेट्स होती हैं वो दे दिए। अब जब नेसेट्स दिए तो नेसेट्स क्या कराते हैं, पीजी सिंथेसिस कराते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कराएंगे। जब भाई प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो जाएगी तो क्या होगा, डायरेटिक इफेक्ट कम आएंगे। ठीक है, जब डायरेटिक इफेक्ट कम होंगे तो क्या होगा, हाइपर टेंशन में भी आप उसे नहीं दे सकते भाई, और जब उसमें हाइपर टेंशन में नहीं दोगे तो क्या होगा, डायरेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, जो फ्लूइड है, फ्लूइड भी बहुत बढ़ जाएगा, तो फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा। जब फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, डायरेसिस हो नहीं रही है, हाइपरटेंशन हो कम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, इससे इससे रिस्क हो जाएगा हार्ट फेल्योर का, रिस्क ऑफ हार्ट फेल्योर। ओके, चलिए ये हमने बहुत ही अच्छे से, ऐसा मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑफ माय यूट्यूब सीरीज, तो मुझे लगता है ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डायरेटिक्स समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको भी बहुत मज़ा आया होगा समझने में। तो अब हम समरी समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा था, क्लासिफिकेशन समझा था हमने डायरेटिक्स का। उसमें भी क्या हमने ये समझा कि जो भी डायरेटिक्स हैं वो हमने किस पे क्लासिफाइड किए हैं, कि वो किस पार्ट पे काम करते हैं नेफ्रॉन के। तो पीसीटी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स, जो कहाँ कर रहा था, पीसीटी पर काम कर रहा था। इसमें हमने 3 ड्रग्स पढ़ी थी, ठीक है, नाम आपको दिख ही रहे हैं। एसीटाजोलामाइड हमने मेनली पढ़ी थी माउंटेन सिकनेस के लिए, और ये हमने पढ़ी थी एक्यूट कंजेस्टिव सॉरी एक्यूट ग्लूकोमा के लिए, ठीक है, जो कि हम इसे टॉपिकल दे रहे थे। लूप ऑफ हेनले पर कौन सी थी ड्रग, लूप डायरेटिक्स, फ्यूरेसमाइड, ये सब पढ़ी थी हमने। और हमने लूप डायरेटिक्स के बारे में एक क्या अच्छी सी बात समझी थी, कि लूप लूजेस कैल्शियम आइंस। जब कैल्शियम आइंस को लूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हाइपर कैल्शियमिया में भी हम दे देंगे, ठीक है। फ्यूरेसमाइड में हमने क्या पढ़ा था, एक नई बात, कि ये वेसोडाइलेशन कराता है। जब ये खाते ही पेशेंट को वेसोडाइलेशन हो गया तो क्या होगा, उसको बढ़िया सा रिलीफ मिलने लगेगा, वो ठीक होगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर हमने पढ़ी थी थाइजाइड लाइक डायरेटिक्स या थाइजाइड, जिसमें कि
कहाँ पर काम कर रही थी वो, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर। ये हमने ड्रग्स भी पढ़ी थी, ठीक है। और हमने कौन से, ये वाला जो दिख रहा होगा ये ब्लॉक करता है, ठीक है। अब मैं ये बोल के काम चलाऊंगा। फिर एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स थे, वो कहाँ काम कर रहे थे, कलेक्टिंग डक्ट पर। और इसमें भी हमने दो पढ़ी थी, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। जिसमें स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लिरिनोन था। स्पाइरोनोलैक्टोन के बारे में हमने क्या जाना कि इट कैन कॉज गायनेकोमेस्टिया, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव होता है, सभी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, मतलब पहचान नहीं पाता है बेचारा। फिर एप्लिरिनोन था, ये सेलेक्टिव है, ये बढ़िया आदमी है, ठीक है। फिर हमने एपिथेलियल पढ़ा था, चैनल ब्लॉकर्स और एम्लिरिनोन, ठीक है। इसमें भी हमने एक और एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर के बारे में नई बात पढ़ी थी कि एक एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ही एक ऐसा डायरेटिक्स है जो कैसे काम करता है, वेसोलेटरली काम करता है, ठीक है, वेसोलेटरली। और बाकी जितने भी क्या हैं वो ल्यूमेन में आना ही पड़ेगा उन्हें, ठीक है। चलिए, तो यही था, और कुछ है इसमें, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्दी होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय श्री महाकाल।